आपके पास सिर्फ 60 डेज बचे हुए हैं। 450 नंबर तो आसानी से प्राप्त कर सकते हो मात्र 60 दिनों में। भूगोल से 20 मार्क्स का आने वाला है और 15 नंबर आपको सिविक्स से आएगा। आपको रोड मैप बताने वाला हूं। टाइम लिमिट करो कि आप 3 घंटा टेस्ट दोगे। मैं उन चैप्टर के नाम बताऊंगा जो सबसे ज्यादा बारी पूछा गया है और मैं आपके लिए एक और सरप्राइज लेकर के आ रहा हूं हमारे वन शॉट वाले वीडियो से। 1 से 20 दिनों में क्या करना है। अभी 60 दिन आएंगे पढ़ लेंगे भैया, नहीं भाई अभी से लगोगे 60 दिन में आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको 4 फेज में बांटूंगा। एकदम मैं आपके 60 दिनों की स्ट्रेटजी बना के लेकर के आया हूं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो क्या है भाई, एग्जाम का माहौल चल रहा है। एग्जाम फोबिया हो गया होगा सबको। एग्जाम का माहौल है भैया, एग्जाम का डर है, ठीक है। और सबके मन में भाई एक गाना तो जरूर गुनगुनाना मतलब चल रहा होगा। एक गाना तो जरूर चल रहा होगा और वो गाना है परीक्षा पास आए दिल घबराए, टीचर न जाने क्या क्वेश्चन बनाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ याद नहीं होता है। हेलो माई सेल्फ अनुराग सिंह राठौर और आपके प्यारे सर हैं, है ना, आपके आज से एसएसटी पढ़ाने वाले हैं। तो स्वागत तो करो हमारा, है ना। टारगेट बोर्ड के इस ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है और आज से मैं आप सबको एसएसटी की दुनिया में लेके चलूंगा और बहुत ही मजेदार तरीके से एसएसटी पढ़ाने वाला हूं। तो बेटा देख लो, अगर नहीं पढ़ रहे हो और पढ़ रहे हो तो दोनों के लिए ये वाला वीडियो ना एकदम फायदेमंद होने वाला है। तड़कता भड़कता मैं आपको रोड मैप बताने वाला हूं जिस पे आप चल करके 450 नंबर तो आसानी से प्राप्त कर सकते हो मात्र 60 दिनों में। आपके पास सिर्फ 60 डेज बचे हुए हैं और इन्हीं 60 डेज में आपको बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाने हैं। बात समझ में आ रहा है? तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं कि कैसे आप इन 60 दिनों में क्या कर सकते हैं, बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे राधे। चलिए आज से आपका आगाज हो रहा है यूपी हाई स्कूल का एसएसटी का सिलेबस। तो बेफिक्र होकर के आप एसएसटी के सिलेबस को पढ़िए। चलिए वेरी गुड, आप सबका मोस्ट वेलकम है हमारे ऑफिशियल चैनल टारगेट बोर्ड हाई स्कूल पे। हम लोग आज देखने वाले हैं कि हम एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। बिल्कुल बेटा, एकदम मैं आपके 60 दिनों की स्ट्रैटेजी बना के लेकर के आया हूं और 60 दिनों में कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्यों किन किन चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आता है, उन चैप्टर्स को कैसे ध्यान में रखना है, उनके नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं सभी चीज आपको बताने वाला हूं क्लियर एंड कट, ठीक है। तो आप किन किन चीजों को फॉलो करके आप अच्छे से अच्छे ग्रेड ला सकते हो, अच्छे से अच्छे मार्क्स को हासिल कर सकते हो, ये सिर्फ आपके ही मुट्ठी में है। तो बेटा देखो क्या है ना, हमारे पास 60 दिनों का स्ट्रेटजी होना चाहिए, 60 दिनों का प्लान होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे 60 दिनों का रोड मैप लेकर के आगे सर, है कि नहीं। 60 दिनों के आपके पास प्लान होना चाहिए बेटा। तो मैं इसको 4 फेज में बांटूंगा। कितने फेज में? 4 फेज में। बोलो बेटा ऐसे अंगुली करो, 4 फेज में, चारों अंगुली। हेलो, 4 फेज में ये आपके आने वाले हैं और चारों फेज को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपके इस रोड मैप को फॉलो करूंगा। जितने भी बच्चों के एग्जाम आने वाले, आप इसी चीज को फॉलो करना बेटा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी 60 दिन है, बहुत दिन है। बहुत लोगों को बहुत बच्चों को लगता होगा कि अभी 60 डेज बाकी है, अभी 60 दिन तो बाकी है, अभी 60 दिन आएंगे पढ़ लेंगे भैया। नहीं भाई, अभी से लगोगे 60 दिन में आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा, आसानी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। करना क्या है, तो पहला अगर हम देखें 60 दिनों को स्ट्रेटजी में हम पहला देखें भाई, तो आपको पहला 1 से 20 दिनों में क्या करना है। अगर आप आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, मेरे साथ लग जाओ, मैं आपको साथ साथ लेके चलूंगा। 1 से 20 दिनों में आपको क्या करना है सर, आपको पहले तो सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना है और वो कॉन्सेप्ट होगा बेटा हमारे वन शॉट वाले वीडियो से। जैसे ही मैं वन शॉट आपको अपलोड करूंगा, आप उस वीडियोस को आराम से बैठ के देख लेना, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में कहा क्या गया है, क्या कहा जा रहा है इस चैप्टर में, किस चीज के बारे में चैप्टर बताया गया है। तो उसी को कहा जाता है कॉन्सेप्ट। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है और साथ ही साथ वो नोट्स भी आपको बना लेना है और इस
तरीके से आपको सारे चैप्टर कवर करने हैं। मैं उन चैप्टर के नाम बताऊंगा जो सबसे ज्यादा बारी पूछा गया है आपके एग्जाम में। आपके जो वार्षिक एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा बारी जो चैप्टर्स आते हैं, जिनसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, मैं उन चैप्टर के नाम बताने जा रहा हूं। देखो बेटा, अगर हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री में, तो ये हिस्ट्री में आपको 4 ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनसे बहुत बार एग्जाम में आया है। क्या आया बेटा? एग्जाम में प्रश्न आए हैं। इनसे लॉन्ग प्रश्न ज्यादा आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ज्यादा आने की संभावनाएं होती हैं। और पिछले वर्षों में यह देखा गया, विगत के 5 सालों में यह देखा गया है कि इन चैप्टर से बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको इन्हीं चैप्टर को ज्यादा फॉलो करना है। क्लियर है? तो सबसे पहला चैप्टर बेटा, यूरोप में राष्ट्रवाद। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूरोप में हम लोग राष्ट्रवाद पढ़ने वाले हैं कि कैसे पूरे यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। और मैं आपको समझा दूं, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के बारे में सोचना, अपने देश के बारे में थॉट रखना। कैसा विकास बेटा? अपने देश का विकास हो, अपना देश में सब कुछ अच्छा से चले, आप देश प्रेमी हो तो आप राष्ट्रवाद हो, है ना। भारत में फिर कैसे राष्ट्रवाद आया? और औद्योगिकरण वाले चैप्टर से ज्यादा आता है। मुद्रण का मतलब होता है बेटा प्रिंट करना, और सांस्कृतिक का मतलब होता है बेटा कल्चर। प्रिंट एंड कल्चर, प्रिंट कैसे पूरे कल्चर को बनाया या कैसे कैसे कल्चर में बदलाव लाया, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं कहां से? हिस्ट्री से। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आगे चलते हैं, दूसरे वाले स्लाइड पे चलते बेटा। ज्योग्राफी में, भूगोल में कौन से ऐसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनसे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं? तो बेटा आपका वो 3 चैप्टर है, संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा। इन चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा। तो हम इन चैप्टर को भी आने वाले सेशंस में पढ़ने वाले हैं, है ना। एक बार जोर से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय, है ना। राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है ना सर? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, ऐसा भी होता है क्या? चलो वेरी गुड, चलो वेरी गुड। सबको वेलकम है आपका इस चैनल पे। बेटा आज से आप लोगों को किसी चीज की दिक्कत नहीं, एसएसटी में खास करके बेटा हमसे पढ़ोगे एकदम मस्त रहोगे। ठीक है, तो संसाधन वाले चैप्टर से ज्यादा आता है, कृषि वाले चैप्टर से आता है, खनिज तथा ऊर्जा वाले चैप्टर से ज्यादा आता है। इन चैप्टर को हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स से, ज्योग्राफी के बाद आता है बेटा सिविक्स से किन चैप्टर को देखा जाएगा? सिविक्स से कौन कौन से चैप्टर आते हैं? तो सत्ता की साझेदारी, संघवाद और राजनीतिक दल करके एक चैप्टर है, उनसे ज्यादा प्रश्न आए जाते हैं। इन चैप्टर को भी हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा। और अर्थव्यवस्था से 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो आपका पहला चैप्टर है विकास, और दूसरा आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर बेटा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी कितने क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों। ये सभी चीजें हम एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं। मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूं, इन चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। आप याद रखो, मैं रिसर्च करके आया हूं, आप याद रखो किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है। आगे चलते हैं अगले स्लाइड में। फेज 2 बचा, तो आपका क्या हो गया? एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया 20 दिनों में, और आपने नोट्स भी क्लियर बना लिया। ठीक है, सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाना है। अब क्या करना? आगे की सर स्ट्रेटजी बताओ ना। इतना स्ट्रेटजी तो आप बता दिए, है ना, इतनी स्ट्रेटजी बता दी, आगे की स्ट्रेटजी बताओ। बिल्कुल बताऊंगा बेटा, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना प्यारे प्यारे बच्चों? बिल्कुल बताऊंगा। फेज 2 आपका आता है 21 से 40 दिन, यानी ये भी आपका 20 दिनों का स्ट्रेटजी रहेगा। आप 20 दिनों में क्या करने वाले हो? तो 20 दिनों में आप क्या करोगे बेटा? तो अब आपका आ जाता है रिवीजन। जो आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, जो आपने नोट्स बनाया है, अब उसका कर लो रिवीजन। क्यों जरूरी है? रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन होगा तभी तो दोबारा से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रिफ्लेक्ट करेगा और आपको वापस से कहानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मैप वर्क, नक्शा। फ्री में 5 नंबर देता है बेटा, 5 नंबर। मैं आपको इस शानदार तरीके से मैप बताऊंगा कि आपको मैप कंठस्थ याद हो जाएगा, एकदम दिमाग में मैप। ऐसे आंख मूंद के करोगे, दिल्ली यहां है, बिहार यहां है, यूपी यहां है, यूपी वाला सॉरी बिहार और यूपी यहां है, कोई
कोई दिक्कत नहीं, गाना नहीं गाना है, यूपी वाला ठुमका लगाओ, हीरो जैसे नाच के दिखाओ। आप लोग तब हीरो बन सकते हो जब आपका मार्क्स बोर्ड में बहुत अच्छा आएगा, तब मेरे लिए आप लोग हीरो हो। तब हम लोग सब लोग मिलकर के यूपी वाला ठुमका लगाएंगे और हीरो जैसे नाच के दिखाएंगे, एकदम, है कि नहीं। और सबसे जरूरी बात, हमें करना है PYQs। क्या करना है सर? PYQs मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल के आए हुए सारे क्वेश्चंस को मुझे करना है, आपको करना है, मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल एकदम करवाने वाला। डेली कम से कम आपको 3 घंटे का स्लॉट बना करके पढ़ना है। अब वो 3 घंटे कोई भी ले लो, मॉर्निंग का 1 घंटा ले लो, दोपहर का 1 घंटा ले लो और रात का 1 घंटा ले लो, लेकिन 3 घंटे आप ले लो। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप 3 घंटे अपना ले लो। सुबह में उठ जाओ बेटा, सुबह में आराम से उठ जाओ, सुबह में उठ करके 5 से 6, 6 से 7, कभी भी एकदम कंफर्ट जोन में जब आप उठते हो, उठने के बाद आप 3 घंटे का स्लॉट बनाओ। पूरे 24 घंटे में 3 घंटा आप SST के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 घंटा में सबसे पहले आप 1 घंटा क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करो। जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं उनका आप रिवीजन करोगे। क्वेश्चन आंसर रिवीजन करने से आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस तरह के, और उससे आपके जो होंगे वो क्वेश्चंस के जो रिवीजन होंगे काफी ज्यादा आएंगे कि ये टाइप का क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आता है। 1 घंटा आप सैंपल पेपर करो। सैंपल पेपर में पिछले साल के क्वेश्चंस और आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके पैटर्न पे, उसी पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है। इसलिए आपको सैंपल पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आया मेरे प्यारे बच्चों समझ में? उसके बाद 30 मिनट आप 1 घंटे को 30 मिनट कर दो। डेली आप अपने कमरे में क्या करो, भारत का एक नक्शा लगा लो। कौन सा नक्शा लेना है बेटा? पॉलिटिकल मैप लेना है, राजनीतिक नक्शा लेना है। और अपने रूम में जहां आप सोते हो आप वहां पे एक नक्शा लगा लो भारत का। समझ में आ रहा है? मेरा नाम क्या है बताओ, कमेंट करके बताओ। मैंने फर्स्ट में बताया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक नक्शा लगा लेना है, और नक्शा लगा लेने के बाद जब भी आपको उठना है, बड़ा बड़ा खुद से बना लो ना, चार्ट पेपर पे खुद आप एक नक्शा बना लो, और उसको आप क्या करो, 30 मिनट में मैप का रिवीजन करो। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मैप आएंगे, क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में दे चुका है। और 30 मिनट आप NCERT के क्वेश्चंस भी लगाओ। NCERT पे ही आपका आधारित क्वेश्चंस है, तो 30 मिनट आप NCERT के क्वेश्चंस करो। मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, फेज 3 अपना आ जाता है, जिसमें हम 41 से लेकर के 55 दिनों के स्ट्रैटेजी को देखने वाले हैं। 41 से 55 दिनों में 41 जो आपका जो लास्ट का 15 दिन बचा, इन 15 दिन में आपको क्या करना है बेटा, इन 15 दिनों में आपको फुल सिलेबस टेस्ट खुद करवाना है। जो सिलेबस आपका खत्म हो चुका है, जो चीजें आपने पढ़ी है, इन 40 से 50 दिनों में जो चीजें आपने पढ़ी है, खुद को जांचने का एक सही तरीका होगा। और आपको पूरे सिलेबस, पूरा बुक से आपको टेस्ट लगवाना कि भाई मेरे से ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। पूरे बुक्स से आपको क्वेश्चंस लगवाने हैं। भारत में राष्ट्रपति, यूरोप में राष्ट्रपति, संसाधन क्या है, सारे जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चन लगवाने हैं। आप बैठो और सारे चैप्टर से फुल सिलेबस टेस्ट लो, और इससे आपका जबरदस्त, जो भी आपसे क्वेश्चन छूटेगा आप उसका स्ट्रॉन्ग रिवीजन कर लो। आ रहा बात समझ में? जो भी क्वेश्चन छूटेगा आप उसका एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन कर लो। इसमें आपको क्या करना है, हर 2 दिन में फुल लेंथ टेस्ट आप लगाओ, और टाइम लिमिट करो कि आप 3 घंटा टेस्ट दोगे। 3 घंटा बैठ जाओगे और 3 घंटा बिना कोई डिस्टर्बेंस के आप खुद का जांच करोगे, और खुद आप उसको टेस्ट को आप लगाओगे, और खुद देखोगे कि मैंने कितना सही करा है और कितना गलत करा है। इससे आपको सेल्फ डिफेंस जो होगा वो बढ़ के आएगा, आपका आत्मविश्वास जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा कि हमने इतना गलती कर रहे हैं। प्रॉपर आंसर राइटिंग लिखने का तैयारी करो। देखो प्रॉपर आंसर राइटिंग लिखना क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो प्रॉपर आंसर राइटिंग, मैं एक स्पेशल वीडियो से लेकर के आऊंगा कि प्रॉपर आंसर राइटिंग क्या होता है। बुलेट्स मैं आपको अभी भी थोड़ा सा समझा देता हूं प्रॉपर आंसर राइटिंग क्या होता है। आप क्या करते हो, देखो प्रॉपर आंसर राइटिंग, यहाँ पे
मैंने कहीं पे भी दिया है प्रॉपर आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है। तो प्रॉपर आंसर राइटिंग में जैसे क्वेश्चन आएगा कि आपको पेपर दिया जाएगा, तो पेपर में आपको दोनों तरफ मार्जिन छोड़ना होता है बेटा। उसके बाद अच्छे से सेक्शन लिखने होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और इसके बाद आपको ऊपर में हेडिंग दे करके और पॉइंट्स वाइज आपको नंबर आंसर लिखने होते हैं। अगर ये 4 मार्क्स का है तो आपको मिलने वाले हैं 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, एक बना देना होता है, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके के आंसर राइटिंग को प्रॉपर आंसर राइटिंग बोलते हैं। मैं आपको अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए, मैं इस पे एक अच्छे से 5 मिनट का है वीडियोस लेकर के आऊंगा, लेकिन जरूर लेकर के आऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट वाले में, फेज 4 में। इन 4 दिनों में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। टेक अ डीप ब्रेथ, अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो भाई। एक टेक अ डीप ब्रेथ, एकदम सांसें लो सांसें छोड़ो। बात समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है। इन 4 दिनों में आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अच्छे तरीके से 2 चीजें करना है, एक तो आपको प्रॉपर डाइट लेना है और दूसरा आपको बहुत अच्छी गहरी नींद लेना है। और उसके साथ साथ 3 चीजों को जरूर आपको फॉलो करना है। एक तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर को देखना है, पढ़ना नहीं है, देखना है। पढ़ना नहीं है, देखना है। ये क्वेश्चन आया था, क्या ये क्वेश्चन आपको आ रहा है? आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो वेरी गुड, आप अच्छे हो। मैप वर्क को आप देखो, मैप वर्क मैंने जो करवाया है, आप जो मैप लगाए हो उन सबको देखो। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद आप इकोनॉमिक्स सिविक्स का फुल रिवीजन कर लेना है एक साथ। देखो आप लोग इकोनॉमिक्स को पीछे कर देते हो, सिविक्स को पीछे कर देते हो, क्योंकि 5-5 मार्क्स का आने वाला, आप उनको पीछे कर देते हो, तो ऐसा नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आगे बताता हूं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदु से हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे आने वाले एग्जाम की तैयारी करना है। तो चलो बेटा मैं उन बिंदु को आपके सामने लगता हूं। तो सबसे बेटा मैंने आंसर राइटिंग बताया था, जिससे आपको पता है पेपर कैसे लिखे। ये देखो मैं पेपर, देखो बोर्ड एसएसटी एग्जाम में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले बेटा जो भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन से घबराने नहीं है, क्वेश्चन को, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। जितने भी प्रश्न आएंगे उनको बहुत ही अच्छे से 2 बार 3 बारी करके पढ़ लेना। मे भी हो सकता है कि वो क्वेश्चंस आपको याद आ जाए कि सर ने ये पढ़ाया था। फिर उसको हेडिंग के साथ बुलेट्स में लिखना है। बुलेट्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट वाइज ऐसे पॉइंट बना बना करके आंसर लिखना है। बिल्कुल, अगर 5 नंबर का आ रहा है तो आपको 5 पॉइंट्स जरूर बनाने हैं। अगर 4 नंबर का है तो 5 से 6 पॉइंट्स बनाओ, 5 नंबर का है तो 6 से 7 पॉइंट्स बनाओ, और इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखो ताकि एग्जामिनर जो है वो सारे के सारे नंबर हंसते खिलते दे दे, बोले बच्चा तो बड़ा सुंदर है भाई, बहुत अच्छे से लिख के आया है, और उनके हाथ ना रुके और वो 5 का 5 नंबर दे दे। हाँ, लेकिन आंसर जो आपकी जो लिखावट होनी चाहिए, लिखावट बहुत सुंदर होनी चाहिए। लिखावट पे ध्यान दीजिए सर, लिखावट आपकी बहुत सुंदर होनी चाहिए। अगर जितनी अच्छी लिखावट होगी आपको हो सकता है 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया जाए, ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूं राष्ट्रवाद क्या, एक क्वेश्चन में ले लेता हूं और एक क्वेश्चन में बताता हूं राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है बेटा, तो आपको ऐसे करना है कि राष्ट्रवाद ऐसे लिख देना है, और इसको लिखने के बाद, इसको लिखने के बाद अब आपको लिखना है कि आपको कोई भी पेन ले लेना है, लिखना है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, इधर लिखना है राष्ट्रवाद, इधर से इसको अंडरलाइन कर देना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, विचारधारा है जिसमें 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 राष्ट्र के विकास के बारे में, राष्ट्र के विकास के बारे में सोचते हैं, ऐसा लिख लिए, ठीक है, सोचते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आपको ऐसा करना है कि राष्ट्रवाद लिख करके नीचे राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है ऐसे करके, और दोनों तरफ से आपको ऐसे ब्लॉक कर देना है पेपर में। मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि क्या करना है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब मैं चलता हूं अगले वाले पॉइंट पे। अगले क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, मैप को साफ सुथरा बनाना है। जो भी आप मैप बना रहे हो एकदम
ये नहीं होता कि इरेजर का इस्तेमाल करके बार बार गंदे तरीके से मैप बना रहे हैं। मैप को एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। मैप जितना नीट एंड क्लीन रहेगा, जितना आपको अच्छे से दिखेगा, उतना ही एग्जामिनर आपको नंबर देगा। और मैप फ्री का होता है बेटा। मैप में 5 पॉइंट आते हैं, 5 नंबर का मैप आता है। 5 पॉइंट आप दर्शा दो, आपको 5 मार्क्स 1% का होता है बेटा, 1% आपका बढ़ जाएगा। तो मैप वर्क बहुत अच्छे से करना है और साफ सुथरे ढंग से करना है। एनसीईआरटी के शब्दों का इस्तेमाल करो। जैसे आप कभी आंसर लिख रहे हो तो आंसर राइटिंग में आप कल्पनादर्शी का इस्तेमाल कर सकते हो, मध्यम वर्ग, साख या मुद्रा जैसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल करो। इनके मीनिंग को समझो और इसके मीनिंग क्या कहते हैं, मुद्रा का मतलब क्या होता है, साख का मतलब क्या होता है, मध्यम वर्ग क्या होता है, कल्पनादर्शी किसको कहते हैं, ऐसे ऐसे मीनिंग को आप समझो। कल्पनादर्शी का मतलब होता है बेटा जो बहुत ही ऐसा सोच रखता है जो संभव नहीं है ना, वैसा सोच रखने वाले जो रियल चीज में पॉसिबल नहीं है। जैसे हम सोचेंगे कि मेरा कैटरीना कैफ के साथ हम बैठ करके कॉफी पी रहे हैं, ये पॉसिबल है? अगर स्टार बना दिए तुम लोग तो पॉसिबल है। कैटरीना कैफ तो क्या शाहरुख खान के साथ बैठ के कॉफी पी लेंगे? ठीक है, दिस इज द बिगिनिंग। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सोच को कहते हैं कल्पनादर्शी, मतलब कल्पना कर रहे हैं, चांद पे जाकर के कॉफी पी रहे, ये कल्पना हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं कल्पनादर्शी। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। मध्यम वर्गीय, तो मध्यम वर्ग का मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अरे मिडिल क्लास फैमिली को ही मध्यम वर्ग कहते हैं, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। शाख विश्वास को कहा जाता है, शाख करेंसी। मुद्रा यानी पैसा को कहते हैं मुद्रा। तो पैसा नहीं लिखना है, मुद्रा लिखना है, पैसा नहीं मुद्रा लिखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे ऐसे शब्दों का आप क्या करोगे बेटा, प्रयोग करोगे तो ज्यादातर आपको नंबर मिलेंगे। पिछले 5 साल में जो प्रश्न आए हैं उनको आप क्या करोगे, पिछले 5 साल में जो प्रश्न आए हैं उनको आप अवश्य कर लोगे और उसका आप रिवीजन करोगे। आया बात समझ में? और आप मैप में क्या देखोगे, तो आपको राजनीतिक नक्शा लोगे, इसमें आप रिवर्स को ध्यान में रखोगे, खनिज को ध्यान में रखोगे, इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखोगे, और कौन कौन से महत्वपूर्ण फसलें कहां कहां उगाई जाती हैं इनको भी आप ध्यान में रखोगे, और कहां पे ज्यादा वर्षा होती है इन चीजों का भी आप ध्यान में रखोगे, कहां का तापमान कैसा होता है इन चीजों को भी आप ध्यान में रखोगे। तो मैप बहुत आसानी से आपसे ज्योग्राफी में बन जाएगा, वो नहीं छूटने वाला है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये रोड मैप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और मैं आपके लिए एक और सरप्राइज लेकर के आ रहा हूं। आपका सिलेबस में इसी वे में बता रहा हूं कि सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आता है और मैं उसको कैसे पढ़ूंगा। तो आपके जो सिलेबस है उसमें मार्क्स भी हैं, जितने अंक के आने वाले हैं वो सारे अंक को बता दिया गया है यूपी बोर्ड में। यही खासियत है, बहुत अच्छी खासियत है यूपी बोर्ड की कि कैसे कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आएंगे। तो बेटा जो 30 मार्क्स आएगा ना वो आपका तो स्कूल देने वाला है, इसमें आप टेंशन मत लो। 30 मार्क्स आपके स्कूल में मिलेंगे। अगर आपका स्कूल में, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और आप बदमाशी नहीं करते हो तो आपको स्कूल में 30 मार्क्स दे दिए जाएंगे, है ना? अगर आप बदमाशी करते हो तो बता दो भैया कि हम बदमाश हैं, ठीक है? अगला फिर आपको 70 अंक दिए जाएंगे आपके पेपर से। तो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आने वाला है वो आने वाला है 70 मार्क्स का, है ना? जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर आने वाला है वो आने वाला है कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का आने वाला है। और 30 अंक जो आएंगे वो आएंगे कहां से आएंगे? 30 अंक जो आएंगे वो आएंगे आपके स्कूल से। कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको चलता हूं लेकर के भाई कि हिस्ट्री से कितने मार्क्स का आने वाला है। तो देखो बेटा, हिस्ट्री से 20 मार्क्स का आने वाला है, भूगोल से 20 मार्क्स का आने वाला है, और 15 नंबर आपको सिविक्स से आएगा और 15 नंबर आपको इकोनॉमिक्स से आएगा। तो हो गए ना बेटा 20-20 40 और 15-15 30, 40 और 30 70। तो 70 मार्क्स तो आपको आएंगे पेपर में और 30 मार्क्स आपको आंतरिक मूल्यांकन यानी स्कूल आपको देने वाला है। 70 मार्क्स हो गए आपके कुल मिलाकर के 100 मार्क्स। देखो बेटा, अब इतिहास से देखो, इन सारे टॉपिक्स को आप देखो, मैं आपको सारे टॉपिक्स बहुत ही आसान शब्दों में करवाऊंगा, बहुत ही मजेदार तरीके से करवाऊंगा। तो ये आपका आने वाला है
8 नंबर का खंड ए जो खंड पहला जो लेकर के आने वाला है वो 8 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें इन सारे टॉपिक्स को अपन कवर करने वाले हैं। उसके बाद ये इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ये हमारा 8 मार्क्स का आएगा। उसके बाद खंड 2 7 नंबर का आने वाला है, तो 8 और 7 15 नंबर, इसमें इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, बहुत ही आसान शब्दों में कवर करने वाले हैं। 8 7 15 नंबर का हो गया, और ये भी उसी टॉपिक्स में आया है। और ये खंड 3 जो होगा ये 5 मार्क्स का, या शायद ये भी उसी में आएगा। अब आपका आने वाला 5 मार्क्स कहां से आएगा, तो मानचित्र से आएगा। मानचित्र में क्या क्या आएगा बेटा, कलकत्ता का सेशन, नागपुर का सेशन, मद्रास का सेशन, लाहौर का सेशन। बहुत ही आसान शब्दों में सारे मैप्स वर्क को करने वाले हैं। तो हो गया 8 7 15, 15 और 5 20 मार्क्स। बहुत आसान था सर जी, ये 5 मार्क्स तो आपको हिस्ट्री ही दे दिया। यानी आप मैप वर्क कर रहे हो ना, तो मैप वर्क से आपको बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं सर। 10 मार्क्स आपको मैप वर्क से मिल रहे हैं। ये इन सारे चैप्टर, ये सारे टॉपिक्स को मैं आराम से पढ़ाने वाला हूं। तो प्लीज एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बढ़िया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, चलिए आगे देखो बेटा, हम बात करेंगे अब भूगोल की। भूगोल में टोटल आपके भी 20 मार्क्स आने वाले हैं, जिसमें से इकाई फर्स्ट में से आपका इतना जो टॉपिक है वो 9 मार्क्स का आने वाला है। इन सारे टॉपिक्स को अपन करने वाले हैं 9 मार्क्स में, खंड ए में। उसके बाद हम लोग चलेंगे भैया खंड इकाई 2 में, यानी खंड 2 में 6 मार्क्स, तो 9 6 15, और बाकी बच गए आपके 5 मार्क्स जो आ गए वो आपके मानचित्र कार्य से आएंगे। और मानचित्र कार्य में कौन कौन से मानचित्र आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, सारा सिलेबस में दिया गया है। अब बाकी बच गए 15 मार्क्स आपके सिविक्स से। तो सिविक्स में बेटा आपके 15 मार्क्स आने वाले हैं, तो 9 नंबर तो इकाई 1 से आने वाला, जिसमें अध्याय 1 और अध्याय 2 होगा। उसके बाद अध्याय 3 भी है, और इकाई 2 से 6 अंक आएंगे, 9 6 15 आएंगे। इसमें किसी तरह का कोई भी मैप वर्क नहीं आएगा। क्लियर है, इसमें किसी तरह का कोई भी मैप वर्क नहीं आने वाला है। और इन सभी टॉपिक को मैं बार बार बोल रहा हूं, इन सभी टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एकदम कमेंट में ईवली हॉटवा भेज दीजिए बाबू प्लीज। अनुराग सर के लिए एक लाइक तो, एक कमेंट तो बनता बेटा, एक शेयर तो बनता है एकदम, है ना? तो एकदम आप इसको शेयर करते रहो बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स भी आपका 15 मार्क्स का आएगा। 9 मार्क्स आपके इकाई 1 से आने वाले हैं। इकाई 1 में क्या क्या आने वाला है, ये अध्याय 3 भी इसमें जोड़ दिया गया। इकाई 2 से आपके 6 मार्क्स आने वाले हैं, यानी यहां पे हो गए 15 मार्क्स। तो आराम से आप इन सभी टॉपिक को, हम इन सभी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, साथ में क्लियर करेंगे बेटा। साथ में मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे, और एकदम मजेदार तरीके से पढ़ोगे। पहला क्लास लेकर के आऊंगा, कसम से बता रहे, बड़ा मजा आने वाला है। वेट करो भाई, वेट करो, एकदम वेट करो, है ना? अब कोई आपसे पूछ लेगा भाई एग्जाम आ रहा है, हालत क्या है, तो आप बोलोगे हालत क्या है, कैसे तुम्हें बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं, पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल बड़ा बेहाल है ना? ऐसा ही कुछ होता है। चलिए, वेरी गुड। तो हम लोग इस चीज को पढ़ लिए, और आपका जो है एग्जाम होने वाला है, एग्जाम का डेट शीट आ चुका है। 30 मार्क्स कहां से आएंगे वो आप सिलेबस में देख लो, और कैसे आप स्कूल में जाकर के पता कर लेना कि 30 मार्क्स किन किन चीजों में मिलने वाला है, क्योंकि सिलेबस में सारा चीज अंकित कर दिया गया है, लिख दिया गया है। और अब जो है आपका डेट शीट आ चुका है, 18 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है बेटा। और 18 फरवरी के बाद 20 तारीख को, बस 2 दिन बाद, आपका सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होने वाला है। तो रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूं आपके साथ, आपके लिए। और आपका अनुराग सर, आप चैप्टर ले लेकर के, और आप मजेदार तरीके से चैप्टर्स पढ़ते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, आने वाले क्वेश्चंस को लगाएंगे, सैंपल पेपर लगाएंगे। अब आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। टारगेट बोर्ड आपके साथ खड़ा है, तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा टारगेट बोर्ड को, है ना? हम लोग साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।